Good morning, everyone. I welcome you all in our daily current affairs series. So let's start today's lecture. देखते हैं कौन से वो टॉपिक्स है जो आज आपको ध्यान में रखने हैं. And we have this list of topics. The first topic that is about विकसित कृषि संकल्प अभियान जो recently वहां पे लॉन्च हुआ है. The second topic that is about 3-year judicial practice mandate. Then after we'll see the India's first gene edited sheep. लैंडस्लाइड्स के बारे में थोड़ी सी बातें हैं इन द लास्ट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ग्लेशियर्स प्रिजर्वेशन 2025. तो इतने अलग अलग टॉपिक्स को आज के लेक्चर में हमें करना है कवर अप. तो चलिए वन बाय वन करते हैं शुरुआत फ्रॉम द फर्स्ट टॉपिक दैट इज अबाउट विकसित कृषि संकल्प अभियान. क्या है ये विकसित कृषि संकल्प अभियान? देखिए, अगर आप नाम को ध्यान से देखोगे, विकसित का मतलब होता है डेवलप्ड और कृषि का मतलब होता है बेसिकली एग्रीकल्चर. तो यहां पे से नाम पे से भी आप इस अभियान के बारे में थोड़ा सा जजमेंट लगा सकते हैं कि यहाँ पे किसके रिगार्डिंग बातें होने वाली है. तो एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट के रिगार्डिंग यहाँ पे बातें हैं. तो चलिए वन बाय वन करते हैं शुरुआत. द फर्स्ट that is about Viksit Krishi Sankalp Abhiyan. Recently, the Union Agriculture Minister launched this abhiyan at ICAR-CIFA, that is called as Indian Council of Agricultural Research, और सिफा जो कि है भुवनेश्वर के अंदर. और वहां पे हमने इस नए अभियान की कर दी है शुरुआत, जिसका हमारा टारगेट है कि 1.5 CR अप्रोक्सीमेटली 1.5 करोड़ फार्मर्स को इसका वहां पे बेनिफिट पहुंचाना है. और एग्जैक्टली करना क्या है? दिस कैंपेन एम्स टू एक्सेलरेट इंडियाज एग्रीकल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन. एग्रीकल्चर को थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म करना है. किस तरीके से? बाय लिंकिंग एडवांस्ड एग्रीटेक एंड फिशरीज इनोवेशंस विद ग्रास रूट्स एडप्टेशन. एग्रीकल्चर सेक्टर और फिशरीज सेक्टर, इन दोनों को मर्ज करना है. इन दोनों के जो इनोवेशंस है उनको मर्ज करने की यहाँ पे बात है. एक चीज बहुत क्लियर है कि जब भी कृषि को डेवलप करने की बातें आए, जब एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट की बातें आती है, तो वहां पे कुछ ना कुछ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स की बातें चलेगी. प्लस यहाँ पे इन लोगों ने एग्रीकल्चर को फिशरीज के साथ भी वहां पे थोड़ा सा कनेक्ट करने की कोशिश की है. एंड बाय डूइंग दैट दे आर टारगेटिंग अप्रोक्सीमेटली 1.5 CR फार्मर्स. 1.5 करोड़ फार्मर्स को इसका बेनिफिट पहुंचाने की हमारी है गिनती. और वन बाय वन थोड़ा सा अगर हम डिटेल में देखिए तो क्या है इस योजना के बारे में. देखिए, सबसे पहले मिनिस्ट्री कौन सी है? दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर. और वहां पे देखा जाए तो ICAR, दैट इज इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, और वहां पे उसका एक सेंटर दैट इज सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर. इन दोनों को अटैच यहां पे करके आगे बढ़ने की बातें हैं. ICAR जो एग्रीकल्चर पे ज्यादा फोकस करता है, एंड CIFA जो है वो बेसिकली आपका एक्वाकल्चर पे ज्यादा फोकस करेगा. सो एग्रीकल्चर और एक्वाकल्चर दोनों को कंबाइन करने की यहाँ पे कुछ बातें. और ऑब्जेक्टिव्स क्या है? दैट इज टू डिसेमिनेट कटिंग एज एग्रीकल्चरल एंड फिशरीज टेक्नोलॉजीज टू द रूरल कम्युनिटीज. रूरल कम्युनिटीज तक हमें एग्रीकल्चरल और फिशरीज की टेक्नोलॉजीज को पहुंचाना है. सेल्फ रिलायंस, दैट इज आत्मनिर्भर भारत, तो उसे वहां पे थोड़ा सा प्रमोट करने की कुछ बातें हैं कि आत्मनिर्भरता को यहाँ पे हासिल किया जाएगा. और साथ साथ देखा जाए तो एक बहुत ही ब्रॉड तरीके से हमें एग्रीकल्चर को वहां पे ट्रांसफॉर्म करना है. और इसके लिए टारगेट, वैसे रिसेंटली बोला जाए तो अभी के लिए हमारा इतना टारगेट है कि भैया 1.5 करोड़ के फार्मर्स, उसके आसपास के फार्मर्स को वहां पे अटैच करना है. और ओवरऑल देखा जाए तो लॉन्ग टर्म टारगेट दैट इज अबाउट 5 करोड़ फार्मर्स. यहाँ पे सबको कुछ ना कुछ इनोवेशंस के रिगार्डिंग कुछ बातें हैं. दैट्स व्हाई देयर इज अ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, साइंटिस्ट फार्मर इंटरेक्शन प्रोग्राम्स, डेमोन्स्ट्रेशंस प्रोग्राम्स एक्सेट्रा विच विल बी अरेंज्ड. प्लस फिशरीज को इंटीग्रेट करने की बात है एग्रीकल्चर के साथ. और यहाँ पे इसीलिए इसको रिकॉग्नाइज किया गया है कि भैया फिशरीज जो है वो भी लोगों की आजीविका के लिए, दैट इज लाइवलीहुड के लिए वहां पे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है. तो फिशरीज के ऊपर भी यहाँ पे फोकस किया जाएगा. और प्लस रिसेंटली देखा जाए तो यहाँ पे इसी के साथ वैक्साई करके एक वैक्सीन को भी वहां पे इंट्रोड्यूस किया गया है, उसे भी वहां पे लॉन्च किया है.
जो बेसिकली एक्वाकल्चर के अंदर जो पैरासिटिक इंफेक्शंस होते हैं उसको रोकने के लिए ये वैक्सीन का वहां पे डेवलपमेंट हुआ है। तो इस वैक्सीन को भी यहाँ पे इंट्रोड्यूस करने की कुछ बातें हैं, और साथ में कम्युनिटी एंगेजमेंट, दैट इज अबाउट पीपल्स पार्टिसिपेशन। सो रिसेंटली द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज लॉन्च्ड विकसित कृषि भारत अभियान और कृषि संकल्प अभियान, और जहां पे एग्रीकल्चर के ऊपर उसके डेवलपमेंट की कुछ यहाँ पे बातें चलेगी। और सिग्निफिकेंस की बातें अगर हम बात करें तो डेफिनेटली थोड़ा सा आपका बोल बच्चन रहेगा कि रिसर्च एंड रूरल नीड्स के बीच में थोड़ा सा ब्रिज बनाने की कोशिश कर रहा है। फूड एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी की यहाँ पे कुछ बातें हैं। रूरल पीपल जो है उनकी इनकम्स को थोड़ा सा वहां पे और ज्यादा एक्सेलरेट करने की बातें हैं। इट विल एनकरेज ग्रास रूट्स इनोवेशंस एंड जन भागीदारी, दैट इज पीपल्स पार्टिसिपेशन। और फ्यूचर के अंदर देखा जाए तो हमारा जो बहुत सालों से एक विजन है, दैट इज डबलिंग द फार्मर्स इनकम, इस विजन को भी थोड़ा सा आगे बढ़ाने में हेल्प करेगा। सो दैट इज ऑल अबाउट विकसित कृषि संकल्प अभियान। एंड द नेक्स्ट टॉपिक पे जाने से पहले मैं आपको ऑलरेडी बता दूं कि पीडी गुरुकुल अहमदाबाद एज वेल एज गांधीनगर दोनों ब्रांच के ऊपर यूपीएससी प्लस जीपीएससी क्लास 1-2 की नई बैचेस की हो चुकी है शुरुआत, एंड दैट विल बी इन द बोथ द मीडियम्स, दैट इज इंग्लिश मीडियम एज वेल एज गुजराती मीडियम। तो जितने भी स्टूडेंट्स यूपीएससी और जीपीएससी क्लास 1-2 की प्रिपरेशन के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं तो आज ही आप इस नंबर के ऊपर कांटेक्ट करें, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको एक लिंक मिलेगी, वहां पे आप जाके फॉर्म फिलअप कीजिए। हमारे स्टाफ मेंबर जो है वो आपको सामने से कोऑर्डिनेट वहां पे करेंगे। प्लस यू कैन ऑल्सो ज्वाइन अवर टेलीग्राम ग्रुप विच इज ऑल्सो मेंशन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। आप वहां पे जा सकते हैं, हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। एग्जाम के रिगार्डिंग जो कुछ भी अपडेट्स होगी वो सब आपको उस ग्रुप के ऊपर मिल जाएगी। साथ ही साथ ये जो लेक्चर यहाँ पे चल रहा है उसकी पीडीएफ भी आपको अवेलेबल मिल जाएगी। एंड फॉर दो स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग इन गुजराती मीडियम, जो गुजराती मीडियम में प्रिपरेशन को आगे बढ़ा रहे हैं, तो उनके लिए पीडीएफ गुजराती मीडियम में भी अवेलेबल है, राइट? सो यू कैन गो देयर और वहां पे जाके आप इस पीडीएफ को ले सकते हैं। सो आज इस नंबर के ऊपर वहां पे कांटेक्ट करें। यू विल गेट 3 days फ्री डेमो सेशंस एज वेल एज अप टू 50% स्कॉलरशिप्स। तो उसके लिए आज ही इस नंबर के ऊपर कांटेक्ट करें और आज ही एडमिशन लेके अपनी एक सीट जो है यहाँ पे फिक्स करें, और प्रिपरेशन के इस दौर के अंदर अपनी प्रिपरेशन को एक और एडवांस लेवल तक वहां पे पहुंचाएं। चलिए शुरुआत करते हैं फ्रॉम द नेक्स्ट टॉपिक, आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक हमारा जो है दैट इज अबाउट 3-year जुडिशियल प्रैक्टिस मैंडेट। चलिए वन बाय वन करते हैं इसकी शुरुआत। 3 years जुडिशियल प्रैक्टिस मैंडेट। देखिए देखा जाए तो बेसिकली मैंडेट किसके रिगार्डिंग है? रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने वापस एक बार एक रूल को रीइंसिस्ट वहां पे किया है। एंड व्हाट इज दैट अबाउट? चलिए क्या है ये 3 years जुडिशियल प्रैक्टिस का मैंडेट? देखिए रिसेंटली द सुप्रीम कोर्ट रीइंस्टेटेड दैट कि भैया जब भी सिविल जज जूनियर डिवीजन की पोस्ट के लिए अगर कोई अप्लाई करने की कोशिश कर रहा है तो वहां पे जो भी बंदा या फिर जो भी कैंडिडेट इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहा है उसके पास मिनिमम 3 साल की लीगल प्रैक्टिस का एक्सपीरियंस होना चाहिए। देखिए रिसेंटली देखा जाए तो इंडिया में जब भी इस पोस्ट के लिए वहां पे एप्लीकेशंस मिलती है, दैट इज सिविल जज जूनियर डिवीजन पोस्ट, तो वहां पे अप्लाई करने के लिए वाला जो रूल था कि आपको 3 साल के लिए लीगल प्रैक्टिस वहां पे करनी है, तो इस रूल को हटाया गया था ताकि नए नए फ्रेश लोग भी इस फील्ड के अंदर आ सके और हमें डाइवर्सिटी का वहां पे लाभ मिल सके। लेकिन रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने वहां पे वापस रीइंसिस्ट किया हुआ है कि भैया वापस इस रूल को यहां पे लगाया जाए कि 3 साल का आपके पास वहां पे जुडिशियल प्रैक्टिस का एक्सपीरियंस होना चाहिए। सो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इसको वापस रीइंस्टेटेड वहां पे किया हुआ है। सो सुप्रीम कोर्ट रीइंस्टेटेड द रूल मैंडेटिंग अ मिनिमम ऑफ 3 years ऑफ लीगल प्रैक्टिस एज अ प्रीरिक्विजिट फॉर अप्लाइंग फॉर द सिविल जज जूनियर डिवीजन पोस्ट। एग्जैक्टली देखा जाए तो इंडिया में पहले ऑलरेडी ये वाला था, लेकिन 2002 के अंदर
इस रूल को हमने बेसिकली वहां से रिमूव कर दिया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने वापस ये वाला रूल वहां पे लेके आए हैं इस बार। अब देखिए इस रूल को या फिर इस मैंडेट को वापस लाने की वहां पे जरूरत क्या हुई, व्हाट इज द नीड और रिक्वायरमेंट। बहुत सी बार बहुत सी हाई कोर्ट्स का और उन सबका वहां पे बोलना था, प्लस 2021 के अंदर बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने भी ऐसा बोला था कि अगर सिविल जज की वाली जो पोस्ट है वहां पे अगर कोई लीगल प्रैक्टिस किए बगैर वहां पे जज बन जाता है तो आगे चल के बहुत दिक्कत होती है। उनका ऐसा मानना था कि जो बंदा वहां पे जज के तौर पे बैठा है उसने एटलीस्ट 3 साल के लिए लीगल प्रैक्टिस की हुई होनी चाहिए, ताकि उसे कोर्ट कचहरी की एग्जैक्ट आदत, उसे पता होना चाहिए कि कोर्ट के अंदर किस तरीके का माहौल होता है, वहां पे किस तरीके से स्टेटमेंट्स को दिया जाता है, व्हाट आर द रूल्स, व्हाट इज द प्रोसीजर। तो इन सब के लिए उसने खुद एटलीस्ट अगर वहां पे लीगल प्रैक्टिस की है तब जाके वो एक्सपीरियंस उसका वहां पे काम में आ सकता है। क्योंकि अदरवाइज अगर किसी भी फ्रेशर को उठा के डायरेक्ट जज की पोस्ट पे वहां पे बिठा दिया गया तो कभी कभार वाली दिक्कत आती है कि उसे खुद ही नहीं पता कि कोर्ट के अंदर एग्जैक्ट प्रोसीडिंग्स कैसे होती है। जो मूवीज और वहां पे जो प्रोसीडिंग्स होती है और जो रियलिटी में प्रोसीडिंग्स होती है दोनों में बहुत ज्यादा फर्क होता है। एंड दैट्स व्हाई इन लोगों ने इस मैंडेट को यहाँ पे वापस लाने की कर दी बात। इट विल इंप्रूव द जुडिशियल प्रिपेयर्डनेस, कि भैया कंट्री के अंदर जुडिशरी के रिगार्डिंग जो प्रिपेयर्डनेस है वो यहाँ पे और ज्यादा इंप्रूव होगी। और जैसे कि मैंने बताया द बार काउंसिल ऑफ इंडिया इन 2021 स्टेटेड दैट द जजेस विदाउट प्रैक्टिस वर ऑफन इनेप्ट एंड इनकेपेबल इन हैंडलिंग द मैटर्स। एंड 23 आउट ऑफ 25 हाई कोर्ट्स इन लोगों ने इस बात को वहां पे कंफर्म किया है कि यस, ये बेसिकली रिक्रूटमेंट की ये जो प्रोसेस है वहां पे विदाउट लीगल प्रैक्टिस किसी को भी एंटर होने दिया जा रहा है, वो बेसिकली थोड़ी सी इनएफिशिएंट वहां पे प्रूव होती जा रही है। सो बेसिकली फ्रेश ग्रेजुएट्स को लाने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वहां पे उन्हें जुडिशियल प्रैक्टिस का एक्सपीरियंस तो होना चाहिए। ऐसी 25 में से 23 हाईकोर्ट का भी यही बोलना है, क्योंकि बार बार वहां पे ट्रेनिंग्स वगैरह वहां पे देना ये है वो है, तो वो सब थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो रहा था। तो यहां पे देखा जाए तो इस मूवमेंट के साथ सुप्रीम कोर्ट के इस वापस इसको लाने के रूल के साथ देखा जाए तो कौन सी यहाँ पे इफेक्टिवनेस आ सकती है या फिर कौन सी चैलेंजेस आ सकती है उसके बारे में यहाँ पे देख रहे हैं। अगर हम चैलेंजेस के ऊपर फोकस करें कि यहाँ पे कौन सी चैलेंजेस हो सकती है, तो एक तो ये होता है कि इट विल एक्सक्लूड द मार्जिनलाइज्ड एस्पिरेंट्स। देखिए बहुत सी बार इंडिया में कुछ ऐसा होता है कि वुमन जो है उनकी जो मैरिज वाली जो एज है, एवरेज एज फॉर द मैरिज, वो अप्रोक्सीमेटली डेटा के हिसाब से 19.2 के आसपास वहां पे चलती है। अगर किसी वुमन की ऐसी इच्छा है कि मुझे जज बनना है, अगर आपने 3 साल की शर्त नहीं रखी है तो वो डायरेक्ट जज बन सकती है। लेकिन अगर आप ऐसा बोलोगे कि 3 साल तक पहले प्रैक्टिस करो एटलीस्ट एंड देन आफ्टर आपकी वहां पे रिक्रूटमेंट पॉसिबल है, देन द प्रॉब्लम इज कि 3 साल तक प्रैक्टिस करते तब ये वाली जो एज है वहां पे आ जाएगी और वहां पे उनकी शादी वगैरह हो जाएगी। एंड देन आफ्टर बिकॉज ऑफ द सोशल लाइफ ये जो जज बनने की जो ख्वाहिश होती है या फिर जो सपना होता है वो सपना सपना ही रह जाता है। तो बिकॉज ऑफ दिस थिंग्स यहाँ पे पहली एक चीज है कि बहुत से लोगों को ये थोड़ा सा वहां पे एक्सक्लूड कर देगा, जो बेसिकली नहीं होना चाहिए। सेकंड यहाँ पे और भी क्या हो सकता है कि भैया इंडिया में अंदर देखा जाए तो जब भी कोई वुमन वहां पे लीगल प्रैक्टिस करने के लिए जाती है तो बहुत सी बार वहां का जो माहौल होता है वो इतना ज्यादा कोऑपरेटिव होता नहीं है। एंड बिकॉज ऑफ दैट माहौल वहां पे कुछ ना कुछ दिक्कत आने की पॉसिबिलिटीज है। मेनी अ टाइम्स वुमन फेसेस हॉस्टाइल वर्क कंडीशंस, हैरेसमेंट्स, लैक ऑफ मेंटरशिप इन द कोर्ट कॉरिडोर्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये सब कुछ वहां पे चलता जाएगा। प्लस यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये भी है कि विदाउट एनी काइंड ऑफ वेरिफिकेशन नॉर्म्स दिस मैंडेट में बिकम अ फॉर्मालिटी रेदर देन अ मीनिंगफुल एक्सपीरियंस। क्योंकि अगर आपके पास उसको वेरीफाई करने के लिए अगर कुछ प्रॉपर रिसोर्सेस वहां पे नहीं है तो ये मैंडेट जो है ना वो सिर्फ एक फॉर्मालिटी बन के रह जाएगा। जब आप इसको रियलिटी में इंप्लीमेंट करने की कोशिश करोगे तो आप इतना बढ़िया से इसको इंप्लीमेंट कर नहीं पाओगे। एंड दैट्स व्हाई हमने शुरुआत में बात की कि यहाँ पे जो डाइवर्सिटी का लाभ मिलना चाहिए वो डाइवर्सिटी यहाँ पे थोड़ी सी कम हो रही है। सो देर आर सम चैलेंजेस, बट ऐसा भी नहीं बोल सकते कि ऑन द बेसिस ऑफ दिस चैलेंजेस इस मैंडेट को नहीं लाना चाहिए, क्योंकि वहां पे कुछ ना कुछ उसके पॉजिटिव साइड्स भी आपको यहाँ पे मिलेंगी। सिग्निफिकेंस बेसिकली क्या है, तो देखिए क्वालिटी ऑफ जजमेंट्स जो है ना वो यहाँ पे बढ़ने के चांसेस है।
कैसे बढ़ने के चांसेस है? उसका एक ही रीजन है कि जो भी जज यहाँ पे आने वाला है उसके पास ऑलरेडी लीगल प्रैक्टिस का एक्सपीरियंस है, तो उसे पता है कि किस तरीके से जजमेंट्स दिए जाते हैं, राइट। और ये जो थियरी प्रैक्टिस के बीच का जो डिवाइड है उसको यहाँ पे थोड़ा सा ब्रीच करेगा, क्योंकि यहाँ पे एक्सपीरियंस कैंडिडेट थोड़ा सा ज्यादा आएंगे, क्योंकि प्रैक्टिकल नॉलेज और थियोरिटिकल नॉलेज दोनों में बहुत फर्क होता है। सो प्रैक्टिकल नॉलेज इज डेफिनेटली रिक्वायर्ड, और बोल सकते हैं कि इट अलाइंस विद द ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस बिकॉज द मोस्ट डेवलप्ड जुडिशियल सिस्टम्स एक्सपेक्ट प्रायर लीगल एक्सपीरियंस बिफोर अज्यूमिंग द जुडिशियल ऑफिस। अगर आप कहीं पे भी बहुत ही बढ़िया सी जुडिशियल सिस्टम वहां पे देखोगे तो हर जगह पे आपको यही एक चीज कॉमन मिलेगी कि जुडिशियल ऑफिस में बैठने से पहले वहां पे प्रायर एक्सपीरियंस की जरूरत होती है। सो दैट इज ऑल अबाउट द रिसेंट मैंडेट ऑफ सुप्रीम कोर्ट रिगार्डिंग द अपॉइंटमेंट ऑफ द सिविल जजेस। चलिए उससे थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं वहां पे। The next topic that is about India's first gene edited ship। पहली बार इंडिया के खुद के अंदर मतलब हमारे देश के अंदर जीन एडिटेड शिप को यहाँ पे डेवलप किया गया है, एंड डेफिनेटली द रिजल्ट्स आर पॉजिटिव। रिजल्ट जो है इस एक्सपेरिमेंट के जो रिजल्ट्स है वहां पे कुछ पॉजिटिव है। बेसिकली एक्सपेरिमेंट हुआ कहां पे है? शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जिसे शॉर्ट में बोला जाता है स्कॉस्ट। शेर ए कश्मीर दैट इज एसके यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंस एंड टेक्नोलॉजी बेसिकली कश्मीर की एक यूनिवर्सिटी है जिसने रिसेंटली इंडिया फर्स्ट जीन एडिटेड शिप को वहां पे डेवलप किया है। और स्पेसिफिकली कौन से जीन्स को यहाँ पे डेवलप करने की बात हुई है, तो यहाँ पे मसल के रिगार्डिंग जो भी जीन्स है उसको थोड़ा सा एनहांस किया गया है ताकि मसल का ज्यादा मास वहां पे डेवलप किया जाए। देखिए व्हाट इज द जीन एडिटिंग, कुछ अपने स्पेसिफिक पर्पसेस को वहां पे हासिल करने के लिए किसी भी जीव के अंदर के जो जीन्स होते हैं वहां पे थोड़ा सा मॉडिफिकेशन देना ताकि आप अपने पर्पसेस को वहां पे फुलफिल कर सके। यहां पे इनका एक पर्पस ये था कि शिप के अंदर हमें मसल्स को और ज्यादा इंप्रूव करना है, तो मसल्स को इंप्रूव करने वाले जो वहां पे जीन्स है उस जीन्स के अंदर थोड़ा सा मॉडिफाई करके मसल्स को 30% तक का यहाँ पे इंक्रीज करने की बात हुई थी, एंड दैट वाज अ सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट। एंड यहाँ पे देखा जाए तो एग्जैक्टली अगर हम बात करें तो जेनेटिकली मॉडिफाइड लैम्प विथ एनहांस्ड मसल मास डेवलप्ड बाय एडिटिंग दी, ये वर्ड जो है वो आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, दैट इज कॉल्ड एज मायोस्टेटिन जीन। मायोस्टेटिन जीन जो बेसिकली शिप के अंदर मसल ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट होता है। मायोस्टेटिन जीन के अंदर वहां पे थोड़ा सा एडिट करके, ये ऐसा जीन है जो मसल ग्रोथ के लिए काम करता है, वहां पे थोड़ा सा एडिट करके यहाँ पे 30% तक मसल्स को बढ़ाया गया है। ध्यान रखना ये चीज जो है वो नेचुरल नहीं है, दैट इज ऑल अबाउट आर्टिफिशियल थिंग्स, एंड दैट्स व्हाई यहाँ पे थोड़ा सा रिस्क ऑलवेज ज्यादा होता है क्योंकि ये कुदरत के साथ थोड़ी सी छेड़छाड़ करने के बराबर है। लेकिन बहुत सी बार एक्सपेरिमेंट वहां पे सक्सेसफुल भी होते हैं। और यहां पे देखा जाए तो इट इज नॉन ट्रांसजेनिक, इट मींस दैट इट डज नॉट इन्वॉल्व एनी फॉरेन डीएनए इंसर्शन, डिफरेंट फ्रॉम जीएमओस, वो उससे अलग है, इंक्रीजिंग चांसेस ऑफ रेगुलेटरी एक्सेप्टेंस। यहाँ पे एक तो नॉन ट्रांसजेनिक है प्लस मल्टीपर्पज यूजेज यहाँ पे हो सकता है। देखिए आज हमने फोकस किसके ऊपर किया हुआ है, दैट इज ऑन द मसल ग्रोथ। उसके साथ साथ देखा जाए तो आप अलग अलग चीजों के ऊपर भी फोकस करके वहां पे जीन एडिटिंग को आगे बढ़ा सकते हैं, दैट इज डिसीज रेजिस्टेंस, रिप्रोडक्शन, एनिमल ट्विनिंग, इन सब के ऊपर आप जीन एडिटिंग को वहां पे आगे लेके जा सकते हैं। And we can say efficient research output. It result of 4 years of dedicated research supported by ICAR. So that is about the first gene edited ship of India. और इसकी अगर हम सिग्निफिकेंस की बात करें तो बस आपको उसी की सिग्निफिकेंस के बारे में सोचना है। अगर मैं आपको ऐसा कुछ एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि भैया इंडिया में अगर हम एनिमल हस्बेंड्री को ज्यादा ग्रो करेंगे तो उससे हमारी देश की इकोनॉमी के ऊपर कौन सी इफेक्ट आएगी, पॉजिटिव इफेक्ट्स, बस वही बन जाएगा इसका सिग्निफिकेंस, बिकॉज इट इज ऑलमोस्ट लाइक एनिमल ग्रोथ।
तो अगर एनिमल ग्रोथ वहां पे हो रहा है, अगर एनिमल हस्बेंड्री आगे बढ़ रहा है, तो कौन सी सिग्निफिकेंस है, आपको बस उसके बारे में सोचना है। बूस्ट टू इंडियाज लाइफ स्टॉक सेक्टर, उसे वहां पे थोड़ा सा और बूस्ट करेगा। ग्लोबल रिकॉग्निशन, बायोटेक पॉलिसी अलाइनमेंट्स, sustainability and food security, and the last is about foundation for the future innovation. बट ऑब्वियसली अगर आज इतने अच्छे अच्छे इनोवेशन यहाँ पे हो रहे हैं, तो एक फ्यूचर के कुछ नए इनोवेशन के लिए एक फाउंडेशन वहां पे प्रोवाइड कर रहा है, राइट। सो दैट इज ऑल अबाउट इंडियाज फर्स्ट जीन एडिटेड शिप। और ये जीन एडिटिंग की ये जो रिसर्च और ये जो इंप्लीमेंटेशन हुआ है वो एग्जैक्ट कहां पे हुआ है, दैट इज इन द कश्मीर। चलिए और आगे बढ़ते हैं, द नेक्स्ट टॉपिक, एंड दैट इज अबाउट लैंडस्लाइड्स। अब देखिए, देखा जाए तो लैंडस्लाइड्स क्यों यहाँ पे वापस एक बार न्यूज के अंदर है, क्योंकि रिसेंटली केदारनाथ के अंदर रुद्रप्रयाग के पास वहां पे कुछ लैंडस्लाइड हुई है, ट्रेजिक लैंडस्लाइड ऑन द केदारनाथ नेशनल हाईवे इन रुद्रप्रयाग उत्तराखंड किल्ड 1 and injured 5 pilgrims ऑफ छत्तीसगढ़। तो यहाँ पे वापस एक बार लैंडस्लाइड हुई है। सबको पता होना चाहिए कि भैया लैंडस्लाइड किसकी वजह से होती है और लैंडस्लाइड क्या होती है। देखिए पहले तो ये होता क्या लैंडस्लाइड, सो बट ऑब्वियसली जो भी रॉकी मटेरियल्स है या फिर जो पहाड़ है या फिर जो पत्थर है या फिर जो डेब्रीज है, उसका एक साथ नीचे की ओर आ जाना, दैट इज द सडन डाउनवर्ड मूवमेंट्स ऑफ रॉक्स, अर्थ और डेब्रीज ड्यू टू ग्रेविटी। और ये ग्रेविटी की वजह से नीचे आने के उसके रीजंस क्या है, दैट कुड बी बाय हैवी रेनफॉल, अगर बहुत ज्यादा बारिश हो गई, कहीं पे कुछ सिस्मिक एक्टिविटीज पाएगी, इसका मतलब कहीं पे कुछ अर्थक्वेक वाली कुछ एक्टिविटीज हुई, या फिर बिकॉज ऑफ द ह्यूमन इंटरफियरेंस, ह्यूमन की कुछ एक्टिविटीज की वजह से। बहुत सी बार ऐसा होता है कि कहीं ना कहीं पे हम डैम्स वगैरह बनाते हैं और डैम अगर टूट जाता है तो वहां पे फ्रीक्वेंसी बहुत हाई हो जाती है, इट रिजल्ट्स इनटू अर्थक्वेक, और अर्थक्वेक की वजह से वहां पे लैंडस्लाइड्स होने के चांसेस है। या फिर कभी कभार अगर क्लाउड बर्स्ट वाली सिचुएशन आ जाए या फिर हैवी रेनफॉल हो वहां पे हो जाए, तो बिकॉज ऑफ दैट रेनफॉल बहुत से रॉक्स जो है वो ऊपर से नीचे की ओर आ सकते हैं। और ये बट ऑब्वियसली ये पहाड़ों के इलाकों में ही वहां पे होने वाला है, मैदान के ऊपर दैट इज प्लेन्स के ऊपर तो लैंडस्लाइड कभी होगा नहीं। सो माउंटेन्स के ऊपर जब भी लैंडस्लाइड आती है, जब भी ऊपर से पूरा पहाड़ नीचे आ जाता है, तो प्रॉब्लम ये की होती है कि रास्ता जो है वो ब्लॉक हो जाता है। इन द माउंटेन्स देयर आर नॉट सो मच वेरियस डिफरेंट काइंड ऑफ वेज और रोड्स, कहीं पे पहुंचने के लिए एक ही रास्ता होता है। अगर वही रास्ता ब्लॉक हो गया तो मान के चलो जितने भी पिलग्रिम्स है वो एक तो वहां पे थोड़े टाइम के लिए वहीं पे उनको रहना पड़ेगा, वो ज्यादा मूवमेंट वहां पे नहीं हो पाएगी, मोबिलिटी वहां पे कम हो जाएगी। एंड द सेकेंड थिंग, अगर कोई वहां पे नीचे ऑलरेडी था और उसके ऊपर लैंडस्लाइड हुई तो वहां पे इंजरीज होने की चांसेस है, जैसे कि रिसेंटली वहां पे हुआ। तो एक इंसान जो है उसकी वहां पे डेथ भी हो गई और बाकी सब वहां पे थोड़े से इंजर्ड भी हुए। सो दैट इज अबाउट द लैंडस्लाइड्स। और देखा जाए तो इंडिया के अंदर कौन से अलग अलग टाइप्स की लैंडस्लाइड्स यहाँ पे होती है, तो या तो डेब्रीज ऊपर से नीचे आ जाए, दैट इज कॉल्ड एज डेब्रीज फ्लो, जो नॉर्मली वेस्टर्न घाट और हिमालय के अंदर वहां पे ज्यादा होता है। दूसरा होता है कि कहीं से बहुत ही जाइजेंटिक रॉक्स का नीचे आ जाना, दैट इज अबाउट रॉक फॉल्स। क्रीपिंग लैंडस्लाइड्स, जहां पे एकदम स्लो एंड प्रोग्रेसिव कुछ लैंडस्लाइड आपको वहां पे मिलती है, और उसके रीजंस क्या है, मेजोरिटी जियोलॉजिकल फैक्टर्स यहाँ पे ज्यादा होते हैं। बहुत सी बार जो रॉक के जो स्ट्रक्चर है और उसके रिगार्डिंग वहां पे जो सिस्मिक एक्टिविटीज होती है, तो इन दोनों चीजों को थोड़ा सा अगर आप ध्यान से देखें तो वहीं से आपका रीजन निकल जाएगा ऑफ द लैंडस्लाइड। बहुत सी बार ऐसा भी होता है कि ह्यूमन इंटरफियरेंस की वजह से भी ये वाली सिचुएशन आपको वहां पे मिलती है। कभी कभार बहुत ज्यादा हैवी रेनफॉल हो गया तो भी लैंडस्लाइड्स को वहां पे वो ट्रिगर कर देगा। सिस्मिक एक्टिविटीज, दैट इज अबाउट द अर्थक्वेक्स। डिफॉरेस्टेशन एंड अर्बनाइजेशन, दैट इज बिकॉज ऑफ द ह्यूमन इंटरफियरेंस। कभी कभार रोड कंस्ट्रक्शन एज वेल एज माइनिंग भी इसका एक रीजन बन जाता है, क्योंकि वहां पे फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, राइट। सो दैट इज ऑल अबाउट द लैंडस्लाइड्स, जो कि अभी रिसेंटली वहां पे न्यूज में था, तो उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। एंड नाउ द लास्ट टॉपिक, and that is about International Conference on Glaciers Preservation 2025। ग्लेशियर्स के ऊपर ज्यादा फोकस करने के लिए एक दूसरी कॉन्फ्रेंस वहां पे हुई है शुरुआत। और इस कॉन्फ्रेंस का मेन टॉपिक क्या है, तो बोले ग्लेशियर्स, हिम नदी जिसको बोला जाता है।
बर्फ की जो बड़ी बड़ी चादर है जिसकी बहुत ही स्लोअर मूवमेंट वहां पे होती है, एंड दैट इज कॉल्ड एज ग्लेशियर। और देखा जाए तो बिकॉज ऑफ दिस क्लाइमेट चेंज एंड ग्लोबल वार्मिंग, ग्लेशियर जो है वो डे बाय डे वहां पे डिक्रीज होते जा रहे हैं, ग्लेशियर्स पिघलते जा रहे हैं। तो एक तो जो नेचुरल वहां पे जो इकोलॉजी होती है वो थोड़ी सी डिस्टर्ब हो जाएगी, एज वेल एज वहां पे रिवर्स के अंदर पानी भी बढ़ जाएगा, क्योंकि ग्लेशियर का पानी लास्ट में तो रिवर्स में ही आने वाला है। सो देयर कुड बी द सिचुएशंस ऑफ फ्लड्स, और साथ साथ जो ओशन वाटर लेवल जो राइज होता जा रहा है वहां पे भी कहीं ना कहीं पे ये वाली सिचुएशन ही उसके लिए वहां पे रिस्पॉन्सिबल है। So that is all about the glaciers in the recent times, and that's why in 2025 there was a conference which is known as International Conference on Glaciers Preservation under United Nations, और इसलिए यूनाइटेड नेशंस ने इस साल को 2025 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ ग्लेशियर प्रिजर्वेशन वहां पे डिक्लेयर किया है। In 2025 the International Year of Glacier Preservation is being marked through a United Nations backed global conference, that is International Conference on Glacier Preservation। और आपको ये ध्यान में रखना है कि कॉन्फ्रेंस कहां पे हुई थी, दैट वाज इन तजाकिस्तान। तजाकिस्तान के अंदर हुई ये वाली कॉन्फ्रेंस, जहां पे मेजर फोकस किसके लिए था, तो ये जो ग्लेशियर्स आज पिघल रहे हैं उसको वहां पे कॉम्बैट करना है, उसके सामने कुछ फाइट्स करनी है, और साथ ही इस बात को इंश्योर करना है कि हमें फ्रेश वाटर का सप्लाई जो है वो बेसिकली सस्टेनेबल तरीके से मिलना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक साथ ही पूरा आ गया और फ्यूचर में किसी के पास वो वाला वाटर वहां पे बचा ही नहीं, राइट। तो ये जितना भी हमारा क्रायोस्फीयर है, मतलब जो पूरा जमा हुआ पूरा रीजन है बर्फ से, तो वहां से हमें जो फ्रेश वाटर मिलता है तो वो हमें सस्टेनेबल तरीके से पाना है, ना कि एक साथ पूरा आज ही ले लें, राइट। सो कहां पे हुई थी एग्जैक्ट, तजाकिस्तान, और तजाकिस्तान के अंदर भी देखा जाए दैट इज इन द दुशांबे, तो वहां पे हुई ये वाली कॉन्फ्रेंस। और बट ऑब्वियसली अगर तजाकिस्तान के अंदर वहां पे कॉन्फ्रेंस हुई है, सो इट इज ऑर्गेनाइज्ड बाय द रिपब्लिक ऑफ तजाकिस्तान और विद द सपोर्ट ऑफ यूनाइटेड नेशन एजेंसीज। और डिक्लेयर्ड, ये जो डिक्लेरेशन हुई इंटरनेशनल ईयर वाली वो किसके अंडर में हुई है, द यूनाइटेड नेशन रेजोल्यूशन डिक्लेयरिंग 2025 एज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ ग्लेशियर्स प्रिजर्वेशन। इसलिए आप ध्यान रखना इस बार की एग्जाम्स के अंदर ये वाला टॉपिक आपके लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, दैट इज ऑल अबाउट ग्लेशियर्स। नो डाउट एग्जैक्ट ये नहीं पूछा जा सकता कि भैया कॉन्फ्रेंस कहां पे हुई, अगर वो पूछा जाता है तो वो अच्छी बात है, बट एग्जैक्ट अगर वो वाला क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन अगर आपको पता है कि यूनाइटेड नेशन ने इस साल को 2025 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ ग्लेशियर प्रिजर्वेशन तरीके से वहां पे डिक्लेयर किया है, इट मींस दैट इन द एनवायरमेंटल जोन, जो आपका एनवायरमेंट वाला जो सब्जेक्ट है जहां पे आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेचुरल कैलेमिटीज के बारे में वहां पे पढ़ते हैं, तो वहां पे आपको ग्लेशियर्स के ऊपर इस साल ज्यादा फोकस करना है। And but obviously what is the objective, that is to promote climate resilient water resource management, to raise global awareness of the threats posed by glacier melts, encourage strong multilateral climate action aligned with the Paris Agreement as well as sustainable development goals। और यहाँ पे बेसिकली किया क्या जाएगा, तो कुछ साइंटिफिक कोलैबोरेशंस जो ग्लेशियर्स के ऊपर मॉनिटर करने के लिए, उसके डेटा को शेयर करने के लिए वहां पे इंपॉर्टेंट है, अलग अलग कंट्रीज की पॉलिसीज को वहां पे इंटीग्रेट किया जाएगा, अर्ली वार्निंग सिस्टम को वहां पे रखा जाएगा, और साथ ही नॉलेज को एक्सचेंज करने की कुछ बातें हैं कि भैया एक कंट्री के पास इसके रिगार्डिंग कोई डेटा है तो अपना डेटा वहां पे शेयर करे। इफ यू हैव समथिंग डिफरेंट नॉलेज, अगर आपके पास कोई यूनिक नॉलेज है तो उसको भी वहां पे शेयर करे, बिकॉज दिस इज नॉट अ थिंग कि जो जिसको आप छिपा के रखे कि सिर्फ मेरे को ही पता होना चाहिए, दूसरे को पता नहीं होना चाहिए। शेयर विथ दी अदर्स so that we can protect the environment with the whole world। सिर्फ ऐसा नहीं कि हमने हमारे कंट्री के एनवायरमेंट को वहां पे प्रोटेक्ट कर दिया, राइट। सो दैट इज ऑल अबाउट वसुदेव कुटुंबकम। और इसी के साथ आज का लेक्चर भी यहाँ पे कर रहे हैं समाप्त। और फिर से एक बार आपको बता दूं, पीडी गुरुकुल अहमदाबाद एज वेल एज गांधीनगर दोनों जगह पे नए सब्जेक्ट्स के साथ नई बैच की वहां पे हो चुकी है शुरुआत। और अगर अभी तक आपने एनरोल नहीं करवाया है तो इसी नंबर पे आज ही आप कांटेक्ट करें, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर जो फॉर्म है उसको वहां पे फिलअप करें, तो हमारे स्टाफ आपको कोऑर्डिनेट वहां पे करेंगे। सो पीडी गुरुकुल अहमदाबाद एज वेल एज गांधीनगर दोनों जगह पे यूपीएससी और जीपीएससी क्लास 1-2 उसकी नई बैचेस की वहां पे हो चुकी है शुरुआत। यू विल गेट 3 days फ्री डेमो सेशंस एज वेल एज स्कॉलरशिप अप टू 50%।
राइट। सो टू गेट दिस स्कॉलरशिप आज इस नंबर के ऊपर वहां पे एनरोल कराए। और इसी के साथ आज का लेक्चर यहाँ पे कर रहे हैं एंड। नेक्स्ट लेक्चर्स में कुछ नए टॉपिक्स के साथ वापस एक बार वहां पे होगी मुलाकात। थैंक यू सो मच, दैट इज इनफ फॉर द डे।